Hello everyone. Today we'll continue the same chapter 9, Financial Management. Next question is factors affecting dividend decisions. ये बाकी दो decisions आप कर चुके हो. And today we will discuss dividend decisions and factors affecting dividend decisions. Dividend decision का meaning आप कर चुके हो already कि profit का यानी जितने भी कंपनी में profit होते हैं उसमें से कितना शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कंपनी में रिटेन करना है, उससे जो रिलेटेड डिसीजन होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन. यानी प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा, यानी प्रॉफिट का जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, उसे बोलते हैं डिविडेंड. एंड ऐसा जो है जो रिटेन कर लिया जाएगा बिजनेस में, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन इन द बिजनेस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग. तो यानी अब हमने ये देखना कि कितना प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना फर्म में रिटेन करना है. उससे रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उन्हें बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस. तो पॉइंट 1 है अर्निंग. अब एज द पॉइंट शोज, पॉइंट के हिसाब से पता लगे कि हमने डिविडेंड कम देना है या ज्यादा देना है. तो अर्निंग यानी डिविडेंड कहाँ से पे किया जाता है? डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग. अगर अर्निंग ज्यादा है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अगर अर्निंग कम है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफ दे आर मोर अर्निंग, इफ दे हैव यानी इफ दे हैव मोर अर्निंग, अगर अर्निंग ज्यादा है तो कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड. अर्निंग कम है, लो है, तो लो डिविडेंड दिया जाएगा. यानी डिविडेंड भी अर्निंग पे डिपेंड करता है. अगर कंपनी में अर्निंग ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड, अर्निंग कम है तो कम डिविडेंड. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट. अर्निंग ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन का पॉइंट 1 है अर्निंग. आपको पता है कि डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर पे किया जाता है? अर्निंग से. चाहे अर्निंग करंट ईयर की हो चाहे प्रीवियस ईयर की हो. तो इफ दे हैव मोर अर्निंग, अगर अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड भी ज्यादा दे देगी कंपनी. अगर अर्निंग कम है तो डिविडेंड भी कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी. तो यानी ये जो बताया कि प्रॉफिट में से जो हिस्सा शेयर होल्डर को दे दिया जाता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, और जो हिस्सा रिटेन कर लिया जाता है उसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं. डिविडेंड डिसीजन लेते हुए हमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए रखना है, रिटेन करना है. रिटेन अर्निंग के अदर नेम होते हैं प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोल देते हैं. बिजनेस में +1 में आपने पढ़ा है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोल देते हैं, उसे रिजर्व्स भी बोल देते हैं. These are also known as undistributed profits. जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए. We can also say reserves. जितने भी रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स वही तो होता है कि जो प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में रख लिया जाता है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उसे भी रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं. रिटेन्ड अर्निंग के डिफरेंट नेम्स है ये. तो पहला पॉइंट क्या है बेटा? अर्निंग. अगर अर्निंग ज्यादा है यानी डिविडेंड कहाँ से पे किया जाता है? अर्निंग से. चाहे करंट ईयर की हो चाहे प्रीवियस ईयर की हो. अगर कंपनी में बिजनेस में अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम. Now second point, stability of earning. रेगुलर ऑटोमेटिकली जब रेगुलर हो रही है, स्टेबल हो रही है, तो दैट कंपनी विल डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड. एंड इफ कंपनी विद अनस्टेबल अर्निंग, जिसकी कभी अर्निंग हो जाती कभी नहीं होती, तो डिविडेंड लो डिक्लेयर करेगी. तो यानी ये पॉइंट्स को ध्यान में रख के बताना है कि डिविडेंड ज्यादा है या कम है. अगर आपका इस क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आपने वही करने हैं. तो ये डिविडेंड फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने ये बताना है कि कितने डिविडेंड, ज्यादा डिविडेंड देना या कम देना, बस ये बताना है आपको. नाउ थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. कई बार कंपनी क्या चाहती है, फर्म क्या चाहती है कि कंपनी है डिविडेंड में, कंपनी डिविडेंड जो शेयर कंपनी इशू करती है, तो कंपनी के हिसाब से बताएंगे डिविडेंड हम. कई बार कंपनी चाहती है कि डिविडेंड स्टेबल डिक्लेयर किया जाए, यानी शेयर होल्डर खुश रहे, तो एक पॉलिसी बना लेती है कि इतना तो कम से कम देना ही देना है, ताकि शेयर होल्डर भी खुश रहे, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे कम हो, क्योंकि डिविडेंड को स्टेबलाइज कर लेती है. तो यानी इट हैज बीन फाउंड दैट कंपनीज जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर. एक शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिसाइड कर लेती है, इतना देना ही देना है. तो द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाइज द इन्वेस्टर्स. ऐसा क्यों करती है? ताकि इससे इन्वेस्टर खुश होते हैं, उन्हें पता है कि हमें इतना तो मिलेगा मिलेगा कम से कम. अगर बाकी जो केसेस हैं बाकी में ये होता है कि बाकी पॉइंट्स पे कि प्रॉफिट ज्यादा तो ज्यादा दे देंगे, कम है तो कम डिविडेंड देंगे, लेकिन इसमें उसने डिविडेंड स्टेबल कर दिया, इतना देना ही देना. तो इसमें 3 टाइप्स हैं. देयर 3 टाइप्स ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में 3 तरह के पॉइंट्स हैं, तो विच अ कंपनी में फॉलो. पहला पॉइंट है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर,
ये स्टेबल देना तो कैसे देना, उसके भी 3 मेथड है। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, इसमें शेयर के हिसाब से डिविडेंड, इसमें क्या किया जाता है, शेयर के हिसाब से डिविडेंड किया जाता है डिक्लेयर। तो इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, इसका मतलब ये है कि शेयर के हिसाब से डिविडेंड फिक्स कर दिया जाता है, कंपनी शेयर के हिसाब से डिविडेंड फिक्स कर देती है। इन दिस केस द कंपनी डिसाइड्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड डिक्लेयर्स द सेम रेट एवरी ईयर, हर साल सेम ही रेट डिसाइड करती है। जैसे मान लो 10% ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जिसने जितना पैसा लगा रखा है, मान लो जिसने 1 लाख लगा रखा है तो 10% उसका मिल जाएगा, 2 लाख लगा रखा है तो 2 लाख का भी 10% नहीं, जितनी इन्वेस्टमेंट की उसका फिक्स, यानी जितने शेयर लगा रखे हैं उसका फिक्स कर रखा है कितना देना ही देना है। पहला मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड है कांस्टेंट पे आउट रेशियो, इसका मतलब है कि प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड है, यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यहाँ पर प्रॉफिट के हिसाब से है। यानी अंडर दिस मेथड कंपनी फिक्सेस अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा उसका फिक्स कर देती है, नॉट ऑन इन्वेस्टमेंट पे नहीं करती, प्रॉफिट पे करती है। इसमें इन्वेस्टमेंट पे, इसमें प्रॉफिट पे। मान लो जैसे मान लो कंपनी के 2 लाख प्रॉफिट हुई, तो उसका 10% कितना हो गया, 20,000, तो 20,000 डिक्लेयर कर देगी डिविडेंड शेयर होल्डर को। तो थर्ड है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड, यानी कांस्टेंट तो है ही है, यानी प्रॉफिट के हिसाब से तो है ही है, लेकिन जब प्रॉफिट जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे दिया जाता है। तो अंडर दिस स्कीम अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे तो फिक्स ही है, एंड प्लस सम एक्स्ट्रा डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बोनस की फॉर्म में। जब यानी इन्वेस्टमेंट मान लो 1 लाख लगा रखा है, 10% उसका मिल गया, 10,000 तो मिलना है, लेकिन जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कुछ एक्स्ट्रा भी बोनस की फॉर्म में शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाता है। यानी अभी तक हमने 3 पॉइंट्स किए। फर्स्ट पॉइंट हमने किया फैक्टर्स अफेक्टिंग का अर्निंग, रिकैप करी मैं सारे पॉइंट। अगर कंपनी में अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग यानी किसी कंपनी की अर्निंग अगर स्टेबल है तो ज्यादा हाई डिविडेंड, अगर अर्निंग अनस्टेबल है तो लो डिविडेंड। तो थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, यहाँ डिविडेंड स्टेबल किया जाता है। तो इसमें क्या, इसके 3 मेथड है डिविडेंड स्टेबल देने के। एक तो है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट पे कुछ फिक्स कर देना, और दूसरा मेथड है कांस्टेंट पे आउट रेशियो, प्रॉफिट का कुछ फिक्स्ड परसेंटेज, और तीसरा कौन सा, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड, यानी इसमें पर शेयर के हिसाब से, यानी इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट पे तो फिक्स्ड ही है, कुछ एक्स्ट्रा भी बोनस की फॉर्म में दे दिए जाते हैं जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ना फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखो इसके अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गई तो समझ क्वेश्चन वैसे ही समझ आ जाता है। जैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यानी किसी कंपनी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, तो नेचुरल है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो वही बात कह रही है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कंपनी ग्रो कर चुकी है, ग्रोन कंपनी है, तो डिविडेंड बांट दे, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि फिर तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी। तो कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन मोर, उसको ज्यादा पैसा चाहिए, मोर मनी टू फाइनेंस द बिजनेस, उसको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो उसको पैसा ज्यादा चाहिए तो क्या करेगी, देन डिक्लेयर्स लेस डिविडेंड, तो प्रॉफिट कम बांटेगी। एंड वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा, अगर कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वहां पर उसको पैसा ही नहीं चाहिए, यानी कंपनी के बढ़ने के चांसेस ही नहीं, ग्रो करने के चांस ही नहीं, तो पैसा ही नहीं चाहिए। जब पैसा नहीं चाहिए तो कंपनी उस केस में डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर देगी। वाइस वर्सा होता है कि जब मैं वाइस वर्सा लिखूंगी तो उससे रिवर्स सिचुएशंस आप अपने सेंटेंस मेकिंग बना सकते हो। फिफ्थ है कैश फ्लो पोजीशन, यानी डिविडेंड कैश में से दिया जाता है। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डिविडेंड ज्यादा दे सकती है, तो डिविडेंड इज ओनली इट आल्सो पेड आउट ऑफ कैश, यानी डिविडेंड प्रॉफिट तो हो रहे हैं अच्छे, लेकिन कैश भी तो अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट भी अच्छे, कैश अवेलेबल है, तभी तो डिविडेंड देगी। तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर डिविडेंड नहीं देगी। यानी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी इसका मतलब क्या है, कैश जाएगा। तो कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश, अगर सरप्लस कैश है तो ज्यादा डिविडेंड, कैश की शॉर्टेज है तो फिर क्या करेगी कंपनी, लो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। नाउ नेक्स्ट, शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। अब शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, अब शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, अब शेयर होल्डर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होते हैं वेल्दी, अमीर। अमीर तो क्या चाहेंगे, रिच, वो चाहेंगे कि हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें बाद में मतलब हमारा पैसा री इन्वेस्ट करते जाओ। अगर किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर रिच कैटेगरी के हैं, वेल्दी हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वो कहते हैं हमारा पैसा लगाते जाओ ताकि और बढ़ता जाए, तो उस केस में कंपनी डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स रिटायर्ड पर्सन है या लो इनकम ग्रुप वाले हैं तो रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो उस केस में कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी।
अब इसको रीड कर रही हूं मैं। While declaring dividends, management keeps in mind the preferences of the shareholders. अब देखो इसमें क्या पॉइंट्स है। रिटायर्ड शेयर होल्डर है, ये मिडिल क्लास के हैं, तो उसके लिए क्या होगा, वो क्या चाहते हैं, वो प्रेफर रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो उस केस में डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी कंपनी। यंग है, वेल्दी है, वो क्या चाहते हैं, कैपिटल गेन चाहते हो, कहते हमारा पैसा और लगता जाए, इन्वेस्ट होता जाए, री इन्वेस्ट होता जाए, तो वो उस केस में कंपनी लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। 7th पॉइंट इज टैक्सेशन पॉलिसी। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट ज्यादा डिक्लेयर कर रखे, टैक्स रेट हाई है, तो उस केस में आपको बताना है कि कंपनी को डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो देखो नॉर्मली टैक्स रेट ज्यादा है और डिविडेंड के अमाउंट पे कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। डिविडेंड कंपनी की इनकम होती है, तो उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स रेट अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा डिक्लेयर कर दिया, टैक्स रेट बढ़ा के 10% से 15% कर दिया मान लो, टैक्स रेट जब गवर्नमेंट ज्यादा डिक्लेयर कर देती है तो कंपनी उस केस में डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी, तो उसको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उस केस में कंपनी जानबूझ के डिविडेंड कम डिक्लेयर कर देगी ताकि कंपनी पे अननेसेसरली टैक्स का बर्डन ना हो। क्योंकि जो मैंने कल भी बताया था कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो उस पे बोरोड फंड पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता, टैक्स डिडक्टिबल सोर्स है वो। लेकिन जो डिविडेंड है वो कंपनी की अर्निंग मानी जाती है। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर कौन होते हैं, ऑनर। ऑनर को मिलता है तो कंपनी की अर्निंग होगी, तो अर्निंग के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट की ज्यादा है तो कंपनी उस केस में डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी ताकि गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करना पड़े, और जब टैक्स रेट कम है तो फिर डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर सकती है। So let's read this point. The rate of dividend also depends upon the taxation policy of the government. Under present taxation system, dividend income is tax-free income for shareholder. कहते शेयर होल्डर, अच्छा हाँ देखो इसमें कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। इसमें एक ध्यान रखना कि कंपनी को डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ता है। अगर कंपनी ने टैक्स पे कर दी तो शेयर होल्डर को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा फिर। तो लाइकवाइज वैसे जैसे इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट कंपनी के लिए टैक्स फ्री सोर्स था, तो क्योंकि खर्चा माना जाता, तो वहां पर जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है क्रेडिटर को फिर उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, एक पार्टी को टैक्स पे करना पड़ेगा। या कंपनी टैक्स पे करी तो शेयर होल्डर को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर। कंपनी को तो टैक्स पे करना पड़ता है लेकिन शेयर होल्डर को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इफ द टैक्स रेट इज हाई, हम तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे ना, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी को लेस डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी को हाई रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। तो दिस इज द 7th पॉइंट, टैक्स रेट पॉलिसी। Now 8th पॉइंट इज स्टॉक ऑफ मार्केट रिएक्शंस। तो मार्केट का रिएक्शंस भी डिपेंड करता है डिविडेंड डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। कहते इसका डिविडेंड का इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। जैसे मान लो कोई कंपनी जो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करती है तो अच्छा सोर्स माना जाता है उस कंपनी के लिए, तो उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है, यानी इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन एज अ गुड न्यूज इन द स्टॉक मार्केट, तो लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, डिविडेंड ज्यादा है। एंड प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी राइज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स के प्राइसेस या डिवेंचर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या शेयर्स और सिक्योरिटीज, क्योंकि डिविडेंड शेयर्स के ऊपर दिया जाता है। यानी कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड ज्यादा देती है, यानी अगर डिविडेंड डिक्लेयर ज्यादा किए जाते हैं तो ये गुड न्यूज मानी जाती है, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और डिक्रीज इन डिविडेंड, अगर डिविडेंड कम दिया जाएगा तो नेगेटिव न्यूज मानी जाएगी, प्रॉफिट तो हो ही नहीं कंपनी को। अगर मान कंपनी को प्रॉफिट हो भी रहा है, अगर डिविडेंड कम डिक्लेयर करिए लेकिन शेयर होल्डर को तो कुछ नहीं मिल रहा ना, कम मिल रहा, तो खुश नहीं देंगे, तो इसमें नेगेटिव न्यूज आती है। जब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है शेयर प्राइस पे तो उसका प्राइस भी, शेयर प्राइस जो है कम हो जाता है स्टॉक मार्केट में, तो सिक्योरिटी के प्राइसेस गिरने शुरू हो जाते हैं। जो कंपनी जिन शेयर्स के ऊपर ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं शेयर के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिन दिनों में जैसे मान लो फेस्टिवल डेज है, फेस्टिवल डेज में ना कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। जैसे ब्रिटानिया होगी, जो गिफ्ट कंपनीज है, जो गिफ्ट आइटम्स देती हैं, ये जो खाने पीने का भी सामान बिकता है, ब्रिटानिया के शेयर प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं उन दिनों में। क्यों? क्योंकि उन दिनों में सेल बढ़ती है, सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी, तो प्राइसेस भी शेयर्स के बढ़ जाते हैं।
तो यही बात है कि अगर डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी तो कंपनी, तो पॉजिटिव न्यूज होती है, तो उससे सिक्योरिटीज के यानी शेयर के प्राइसेस, उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगर डिविडेंड कम डिक्लेयर करती है तो नेगेटिव न्यूज होती है, तो उसके प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। तो सो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज इन द इक्विटी शेयर प्राइस आल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। इसलिए हमें जो भी कंपनी डिविडेंड डिसीजन लेती है तो ये सोच के लिए कि अगर डिविडेंड ज्यादा कम डिक्लेयर करेगी तो उसके शेयर के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, तो उतना तो डिविडेंड डिक्लेयर करे, अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करे, ताकि उसके सिक्योरिटी के प्राइसेस पे भी इफेक्ट ना पड़े। नाउ नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब जिन कंपनीज की कैपिटल मार्केट तक पहुंचे, कैपिटल मार्केट मतलब जिसे आपने इश्यू शेयर्स नहीं किया, इश्यू शेयर्स डायरेक्ट पब्लिक से, कुछ कंपनी शेयर से पैसा ले सकती है। जो कैपिटल मार्केट से पैसा, शेयर से पैसा लेना तो कैपिटल मार्केट होती है। ये जो आपने अकाउंट्स का चैप्टर किया इश्यू ऑफ शेयर्स, उसमें कंपनी डायरेक्ट शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है, वो कैपिटल मार्केट के थ्रू इश्यू करती है। तो यदि कुछ कंपनीज कितनी रेपुटेशन होती है, वो शेयर से डायरेक्ट पब्लिक से पैसा ले सकती है शेयर्स की फॉर्म में, तो उसको फिर ज्यादा जो है रिटेन करने की नीड नहीं होती। यानी मान लो कोई कंपनी, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसको डायरेक्ट शेयर से उसको पैसा चाहिए, शेयर से मिल रहा है, तो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर देगी, उसको प्रॉफिट को रिटेन करने की नीड ही नहीं है। जो छोटी कंपनीज है उनको आसानी से शेयर से पैसा नहीं मिलता, वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा ही बिजनेस में लगा देती है, तो ऐसी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर जो कम करती है। तो वही सेम पॉइंट है, लार्ज एंड रिप्यूटेड कंपनीज जनरली हैव इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, उनको आसानी से पैसा मिल जाता है शेयर से, therefore may depends less on the retained earning, तो रिटेन्ड अर्निंग पे कम डिपेंड होती है, मतलब अपने प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होती, तो यानी ग्रो करने के लिए प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होती, तो ऐसी कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर देती है। These companies tend to pay higher dividend than the THA than the smaller companies. Smaller companies के बजाय जो reputed companies है डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करती हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो मार्केट से मिल जाता है, लेकिन छोटी कंपनीज को नहीं मिलता, तो इसलिए वो डिविडेंड कम डिक्लेयर करती है, विच हैव रिलेटिवली लो एक्सेस टू द मार्केट। ये छोटी कंपनी को मार्केट से पैसा आसानी से नहीं मिलता, तो प्रॉफिट का पैसा बिजनेस में लगा देती है, तो डिविडेंड कम डिक्लेयर करती है। और बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, उनकी मार्केट में पूरी एक्सेस होती है, तो वो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर देती है। नेक्स्ट 10th, लीगल कॉन्स्टेंट्स। ये तो पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल से, कुछ लीगल कॉन्स्टेंट्स भी, कुछ गवर्नमेंट की भी इंटरवेंशन है, इतना ही डिविडेंड डिक्लेयर करने से ज्यादा नहीं कर सकते, ये कुछ कंपनीज को डिविडेंड डिक्लेयर करना ही पड़ता है, रिटेन नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो ये तो सिर्फ जस्ट रीडिंग का पॉइंट है। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पे आउट ऑफ डिविडेंड, तो कहते हैं डिविडेंड के जो है उसपे थोड़ी सी रोक लगाते हैं, तो सच प्रोविजंस मस्ट बी फॉलोड व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, तो प्रोविजंस के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो गवर्नमेंट के जो कॉन्स्ट्रेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। अब कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स है, हाँ अभी कॉन्ट्रेक्चुअल, जैसे कुछ कंपनीज जब बैंक से लोन लेती हैं तो बैंक में इंस्ट्रक्शन लगा देता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, इंस्ट्रक्शन दे देता है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि अब इससे ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो फिर उतना ही वो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। व्हाइल ग्रांटिंग लोन टू अ कंपनी, तो बैंक क्या करता है, जब भी कोई लोन देता है किसी भी कंपनी को, सो समटाइम्स द लेंडर में इम्पोज सर्टेन, ये लेंडर है, समटाइम्स लेंडर में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इन फ्यूचर, वो भी रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि इससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द डिविडेंड्स डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड, तो जो भी एग्रीमेंट की टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। These are the 7 points of factors affecting dividend decisions. This is very much important questions. Question today you have to revise and write this question in your notebook. Thank you and have a nice day.